सम्राट पृथ्वीराज चौहान राजकीय महाविद्यालय अजमेर से मैं प्रतिभा शर्मा, सह आचार्य भूगोल। मेरा चर्चा का विषय द्वितीय वर्ष की आर्थिक एवं संसाधन भूगोल से रहेगा। पूर्व में भी रहा है। तो इससे पूर्व वाले अध्याय में जिस तथ्य का विवेचन किया गया था वह था आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारक। पूर्व में इस बात का उल्लेख पर्याप्त रूप से किया जा चुका है कि जो कारक विश्व भर के भिन्न भागों में मानव के आर्थिक क्रियाकलापों पर अपनी छाप छोड़ते हैं, अपना प्रभाव डालते हैं, उनको हम भिन्न बिंदुओं में ले चुके हैं, जिनको एक बार चर्चा पुनः कर देती हूँ। प्राकृतिक कारक, सामाजिक कारक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा तकनीकी। तो इन सभी बिंदु जिनका मैंने अभी उल्लेख किया, उन सभी का प्रभाव निश्चित रूप से मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलाप में उनकी झलक देखने को मिलती है। तो पूर्व में इससे पूर्व के अध्याय में प्राकृतिक एवं सामाजिक कारकों का उल्लेख किया जा चुका है। अब अन्य वाले दो बिंदुओं की आज हम चर्चा करेंगे, तो जिसमें सांस्कृतिक कारक और आर्थिक कारकों पर प्रकाश डाला जाएगा। अब लेते हैं हम सांस्कृतिक कारक को। जब हम संस्कृति की बात करते हैं मनुष्य की, तो हम मनुष्य की संस्कृति के विभिन्न पक्ष जैसे उसके रीति रिवाज, उसके सोच, उसकी जीवन शैली, धर्म आदि का प्रभाव निश्चित रूप से उसकी आर्थिक क्रियाकलापों में जब हर एक गतिविधि पर उसकी सोच का, उसके जीवन शैली, रीति रिवाज का प्रभाव पड़ता है, तो स्वाभाविक है कि आर्थिक क्रियाकलापों में भी उनकी झलक देखने को मिलती है। ये सामान्यतः सांस्कृतिक कारक की जो हम बात करते हैं कि किस तरह से मनुष्य के आर्थिक क्रियाकलापों को विश्व के किन प्रांतों में इसका प्रभाव देखने को मिलता है, ये सामान्यतः यदि अवलोकन किया जाए विश्व के मानचित्र पर, तो केवल जो आदिम क्षेत्र हैं, जो बहुत अल्प विकसित या अविकसित अर्थतंत्र हैं, उन्हीं वाले क्षेत्रों में इनका प्रभाव देखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर मनुष्य की तकनीकी विकास की ओर उन्मुख न होकर के वो अपने सांस्कृतिक पक्षों से बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। तो अब जैसे इसकी हम बात करें कि संस्कृति का प्रभाव किस तरह से देखने को मिलता है, तो इसके प्रमुख लक्षण हम निम्न रूप से देख सकते हैं विश्व के कुछ प्रांतों में। स्वाभाविक है, जैसा कि चर्चा किया जा चुका है, कि कुछ आदिम और अविकसित वाले क्षेत्रों की ही बात हम कह रहे हैं, जहाँ की इस तरह के प्रभाव देखने को मिलते हैं। अब ये हम इसको कुछ बिंदुओं में स्पष्ट करेंगे, जैसे कि भाग्यवादिता के वशीभूत अधिक विकास की ओर विमुख होना। किन्हीं किन्हीं प्रांतों में मनुष्य भाग्यवादी होता है, वो भाग्य पर ज़्यादा भरोसा करता है कि जो कुछ वो कर रहा है, जो भी गतिविधियों में वो संलग्न है, वो उसके भाग्य का एक हिस्सा है, तो वो विकास की ओर उन्मुख नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उसका वो अल्प विकसित या अविकसित रह जाता है। तो इसको भी हम सूचीबद्ध करते चले जाएंगे कि भाग्यवादिता, इसको स्पष्ट करने हेतु इनका अंकन करना ज़रूरी है कि सांस्कृतिक कारकों का कौन से सांस्कृतिक पक्ष हैं जो कि प्रभाव डाल सकते हैं मनुष्य की आर्थिक गतिविधियों पर। तो भाग्यवादिता के वशीभूत मनुष्य के द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाकलाप विकास से जुड़े हुए नहीं होते हैं, विकास से विमुख होते हैं।
विकास से विमुख होते हैं। अब दूसरा, कई बार कुछ ऐसे प्रांत हैं जहाँ पर कि मनुष्य की एक धार्मिक सोच रहती है कि नदी जो है वो प्राकृतिक है, और यदि नदी से नहर जोड़ दी जाएगी तो ये एक अप्राकृतिक प्रयास रहेगा। तो जब ऐसी सोच से मनुष्य कृषि में जुड़ जाता है तो ये क्षेत्र जिन्हें नहरों का लाभ प्राप्त हो सकता था वो उससे वंचित रह जाते हैं। तो ये एक धार्मिक सोच है। इसको भी हम बिंदु में अंकित कर लेते हैं कि कृषि प्रांतों में नहरों का जोड़ा जाना अप्राकृतिक तो एक ये संस्कृति का पक्ष कुछ प्रांतों में देखने को मिल सकता है। तीसरा, कि कई बार मनुष्य अंधविश्वासों से भी जुड़ा हुआ होता है, तो उसकी जो आर्थिक गतिविधियां होती हैं उनमें भी विकसित स्वरूप देखने को नहीं मिलता है। तो एक ये बिंदु हम जरूर लिख सकते हैं कि मानव समूह द्वारा किए गए आर्थिक क्रियाकलापों का अंधविश्वास से जुड़ा अंधविश्वास से जुड़ाव। और एक और पक्ष हम इसमें जोड़ेंगे, वो है रूढ़िवादिता, कि मनुष्य बहुत सारे प्रांतों में रूढ़िवादी है और वो ये मानता है कि जो संतान है वो ईश्वर की देन है, वो ईश्वर का प्रसाद है। तो ऐसी वाली स्थिति में ऐसे क्षेत्र जनसंख्या वृद्धि के क्षेत्र, जनसंख्या विस्फोट के क्षेत्र बन जाते हैं और वहाँ पर भी आर्थिक क्रियाकलाप पिछड़ी हुई अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो एक और बिंदु हम इसमें शामिल करेंगे कि रूढ़िवादी सोच संतान वृद्धि को लेकर तो ऐसी स्थिति में वो जनसंख्या विस्फोट के क्षेत्र बन जाते हैं। तो ये पक्ष था संस्कृति के संदर्भ में। यद्यपि ये जो सांस्कृतिक पक्ष जिसकी हमने चर्चा की, ये सारे तथ्यों के प्रभाव जो हैं अंश मात्र क्षेत्रों में ही है विश्व के, लेकिन इन सांस्कृतिक प्रभावों को पूर्णतः नकारा नहीं जा सकता है। अब दूसरा है बिंदु आर्थिक कारक। विश्व में संचालित आर्थिक क्रियाकलापों के अनेक आर्थिक पक्ष महत्वपूर्ण हैं, जिनका वास्तविक जो कि आर्थिक स्वरूप को दर्शाते हैं। तो कुछ आर्थिक पक्ष भी हैं जिनके प्रतिफल में एक आर्थिक दृश्यावली देखने को मिलती है। अब इन्हें हम सूचीबद्ध करते हैं। पहला वाला, प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता एवं यथोचित उपयोग। अब आर्थिक कारकों के ये जो बिंदु मैं वर्णन करूंगी, इन सब का हम पूर्ण रूप से विश्लेषण आर्थिक दृश्यावली में पूर्व के अध्याय में कर चुके हैं। तो ये बिंदु अपने आप में बहुत ही स्पष्ट हैं कि पहला वाला
प्राकृतिक संसाधन उपलब्धता एवं उनका यथोचित उपयोग। तो विश्व के भिन्न भागों में प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता तो है, पर क्या उनका समुचित उपयोग किया जा रहा है या नहीं, तो ये एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक है। दूसरा बिंदु, जनसंख्या तथा मानवीय संसाधन की उपलब्धता एवं उपयोग। पुनः इसको चर्चा करने इतना विशेष नहीं होगा, ये हम पूर्व के अध्याय में इसकी चर्चा कर चुके हैं। तीसरा है पूंजी संचय एवं उचित निवेश। तो ये भी स्पष्ट है कि पूंजी कितनी तादाद में संचित है किसी एक प्रांत में, किसी एक आर्थिक क्रियाकलाप को संचालित करने हेतु, और उसमें जो निवेश किया जा रहा है क्या वो उचित है अथवा नहीं। तो ये भी आर्थिक क्रियाकलाप को प्रभावित करने वाला एक बिंदु है, एक तथ्य है। चौथा, बाजार की निकटता एवं विस्तार। अब ये बहुत आवश्यक है कि किसी भी एक क्षेत्र में यदि कोई भी तत्व उत्पादित किया जाता है तो स्वाभाविक है कि उसके अर्थ प्राप्ति के लिए उसके निकट कहीं बाजार का होना आवश्यक है। तो ये एक बहुत अहम बिंदु है कि बाजार की निकटता और विस्तार किसी भी एक क्षेत्र के जो आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो कितनी द्रुत गति से होगा, कितना विकास करेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा। पांचवा बिंदु, आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन किया जाना नितांत आवश्यक है। यदि आर्थिक नियोजन पर पर्याप्त बल दिया गया है तो आर्थिक क्रियाकलाप का स्वरूप निश्चित रूप से उसी के अनुरूप होगा। छठा बिंदु, अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर का परिवर्तन पर आधारित होना। अब ये बात हल्के तौर पर तकनीकी विकास की ओर संकेत करती है कि यदि परिवर्तन के अनुरूप अर्थव्यवस्था वृद्धि कर रही है तो उसके स्वरूप में निरंतर सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेंगे। तो ये जो बिंदु अभी हमने 6 बिंदु जो अंकित किए गए हैं, ये 6 बिंदु जो अंकित किए हैं, इनके बारे में यदि बात करें तो इन तथ्यों से ये स्पष्ट हो जाता है कि अल्प विकसित देशों में प्राकृतिक साधन सामान्यतः अल्प प्रयुक्त, अप्रयुक्त अथवा उचित विधि द्वारा प्रयुक्त न किए जाने के कारण वहाँ के आर्थिक स्वरूप में पिछड़ापन निश्चित रूप से देखने को मिलेगा। तो ये जो आर्थिक कारक थे, इनके परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था का भी स्वरूप बदलता रहता है, या ये कह सकते हैं दूसरे शब्दों में कि अर्थव्यवस्था का स्वरूप इन्हीं आर्थिक कारकों का प्रतिफल हो सकता है। तो इसके प्रभाव से विश्व के भिन्न प्रांतों में विभिन्न प्रकार के अर्थतंत्र उभर कर आते हैं, जिन्हें इन स्वरूपों को या अर्थतंत्र को हम इन बिंदुओं के माध्यम से समझेंगे। पहला वाला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था, चौथा बंद अर्थव्यवस्था और अंतिम खुली अर्थव्यवस्था। अब ये जो हम आर्थिक कारकों के प्रभाव के प्रतिफल में जो अर्थतंत्र या अर्थव्यवस्था को हम देख रहे हैं, तो इसका हम एक एक स्पष्ट कर लेते हैं कि इससे क्या आशय है। प्रथम, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। इस अर्थव्यवस्था के लिए दूसरा नाम हम उदारवादी अर्थव्यवस्था भी दे सकते हैं। अर्थात इसमें जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं उन पर राज्य का न्यूनतम नियंत्रण होता है। कहने का अभिप्राय यह है कि निजी क्षेत्र अधिक प्रभावकारी एवं स्वतंत्र होते हैं, और दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि पूंजी, श्रम व तकनीकी पर केवल निजी व्यक्ति का ही अधिकार होता है। तो ये आर्थिक क्रियाएं जो हैं, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात हम कर रहे हैं, इसमें आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत लाभ के लिए होती हैं, और इनके उदाहरण हैं यूएसए, ब्रिटेन और फ्रांस। तो इसके प्रमुख बिंदु को हम जरूर स्पष्ट कर देते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को उदारवादी अर्थव्यवस्था
अर्थव्यवस्था के नाम का भी नाम दिया गया है। अब इसमें क्योंकि जो भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं उसमें राज्य का नियंत्रण न्यूनतम होता है, तो ये कह सकते हैं कि ये आर्थिक क्रियाएं व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए व्यक्तिगत लाभ के लिए संचालित होती है, संचालित होती हैं। और इसके उदाहरण को भी स्पष्ट कर देते हैं। उदाहरणार्थ ये अर्थव्यवस्था जो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस में देखने को मिलती है। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस आदि। अब दूसरा है समाजवादी अर्थव्यवस्था। तो इस अर्थव्यवस्था के अंतर्गत उत्पादन के जो साधन हैं जैसे कि पूंजी, श्रम, भूमि, इस पर राज्य का नियंत्रण होता है। इसमें नियोजन की प्रधानता तथा उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है। तो जैसा कि समाजवादी है तो इससे अभिप्राय ये निकलता है कि ये जो है आर्थिक क्रियाकलाप उसमें सार्वजनिक स्वामित्व होता है। इसके बिंदु को स्पष्ट कर देते हैं। इसमें नियोजन की प्रधानता होती है। नियोजन किया जाना नितांत आवश्यक होता है क्योंकि इसमें राज्य का नियंत्रण होता है। राज्य इनका नियंत्रण करके तत्वों का और नियोजन करता है। तो इसमें नियोजन की प्रधानता तथा उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है, आधिपत्य होता है। स्वामित्व और साथ ही साथ में जो बाजारीय शक्तियाँ भी होती हैं वो नियंत्रित रहती हैं। और इसका उदाहरण हम ये कर सकते हैं कि यूक्रेन क्षेत्र, इसका उदाहरण यूक्रेन क्षेत्र। अब बात करते हैं हम मिश्रित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में। तो जैसा कि शब्द अपने आप से स्पष्ट है, मिश्रित, तो ये पूंजीवादी और समाजवादी दोनों का ही इसमें मिश्रित स्वरूप देखने को मिलता है। पूंजीवादी की हम पहले चर्चा कर चुके हैं कि ये बहुत ही व्यक्तिगत आधिपत्य होता है इसमें, और जबकि जो समाजवादी है उसमें सरकार के माध्यम से सार्वजनिक आधिपत्य होता है। तो इस जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है उसमें
निजी और सार्वजनिक क्षेत्रों का योगदान रहता है। इसमें अर्थव्यवस्था में निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्रों का आर्थिक क्रियाकलापों में योगदान। होता है। अब बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था की। बंद जैसा कि शब्द अपने आप में स्पष्ट कर रहा है, तो इसमें बाहरी अर्थव्यवस्था से उस क्षेत्र का कोई भी संबंध नहीं होता है। कहने का मतलब कि उस क्षेत्र विशेष में आयात और निर्यात का स्वरूप जो है वो शून्य या नगण्य के मात्र होता है, के बराबर होता है, और साथ ही साथ में जो निजी क्षेत्र की भूमिका है वो भी नगण्य देखने को मिलती है। और इसका उदाहरण हम दे सकते हैं उत्तरी कोरिया। तो इसमें स्पष्ट कर देते हैं कि बाहरी जो बाह्य अर्थव्यवस्था से इन क्षेत्रों का कोई संबंध नहीं होता। संबंध नहीं होता है। जिसका प्रमुख लक्षण है आयात निर्यात का शून्य होना। शून्य होना तथा निजी क्षेत्र की भी भूमिका जो है, निजी क्षेत्र की भूमिका नगण्य होती है। नगण्य। और इसका जो उदाहरण है वो है उत्तरी कोरिया। अब खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था से अभिप्राय है कि किसी को भी किसी से व्यापार करने की छूट, क्योंकि स्वतंत्रता, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता होती है। मतलब सरकार यहाँ पर इन क्षेत्रों में ऐसी नीतियाँ बनाती हैं जिनमें जनसाधारण, उद्योग व अन्य प्रकार के व्यापार सरलता से आरंभ कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस खुली अर्थव्यवस्था में व्यापार के लिए भरपूर प्रोत्साहन प्राप्त होता है और विकास करना ही महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है इन क्षेत्रों का, आर्थिक विकास। तो खुली व्यवस्था के विषय में भी लिख लेते हैं कि किसी को भी किसी भी प्रकार की के व्यापार करने की छूट होती है। करने की छूट होती है।
अर्थात सरकार की नीतियों से जुड़ी हुई छूट होती है। सरकार की नीतियाँ की ऐसी नीतियाँ होती हैं जिसमें जनसाधारण उद्योग या अन्य व्यापार कर सकता है। उद्योग अन्य व्यापार कर सकता है। अर्थात इस खुली अर्थव्यवस्था में व्यापार को प्रोत्साहन प्राप्त होता है। प्रोत्साहन दिया जाना मुख्य उद्देश्य होता है। और इसका जो विश्व में उदाहरण दे सकते हैं, हांगकांग। तो आज जो चर्चा के विषय थे वे थे सामाजिक कारक, सांस्कृतिक कारक, आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले, तथा दूसरा आर्थिक पक्ष, आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले आर्थिक पक्ष। तो आज के चर्चा को हम यहीं समाप्त करते हैं और अन्य आर्थिक क्रियाकलापों को प्रभावित करने वाले कारकों का हम अगले अध्याय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।